नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बात करने का उद्देश्य कुछ विशेष है। करीब 3 हफ्ते की लंबी बीमारी के बाद, कोविड से जंग के बाद, मैं आज इस स्थिति में हूँ कि आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। और बात इसलिए करना भी ज़रूरी है कि जब अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता हूँ तो कोई परिजन नहीं रहे, कोई दोस्त मित्र अभी अस्पताल में जूझ रहे हैं। उनको तमाम दवाइयों, तमाम चीज़ों का और तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं शायद इस मामले में थोड़ा सा बेहतर हूँ, लकी हूँ कि 21 दिन की ये जो जंग रही, इसमें मैं होम्योपैथी के सहारे निकल पाया हूँ। और कुछ बीच के 10 दिन तो ऐसे थे कि जब मुझे अपने बारे में और अपनी स्थिति के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और वो हालत ऐसी थी कि जब मैं ना तो ये डिसाइड करने की स्थिति में था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये पूरे भरोसे के साथ मेरे दिमाग में था कि मेरे डॉक्टर जो हैं वो अ, बहुत ही काबिल हैं और वो बीच में छोड़कर ये नहीं कहेंगे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो भरोसा था, ये शायद मुझे आपसे बात करने की स्थिति तक लेके आया है। और वो जो 2 हफ्ते का समय था जब बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत और फीवर उतर ही नहीं रहा था, और काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो वो स्थितियां जो है झेली हैं, और वही सब साझा करने के लिए मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, और आपके साथ साझा करना चाहता हूं अपने डॉक्टर साहब के विचार भी। डॉक्टर A.K. अरुण आज साथ में हैं। पहले तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर A.K. अरुण, आपका बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला है। और दूसरा, डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की बीमारी है, जिस तरह के दौर से मैं गुज़रा हूँ, और मैं ही नहीं, बहुत सारे तमाम लोग उस तरह के दौर से गुज़र रहे हैं और लगातार जानें जा भी रही हैं, और जो बच भी रही हैं तो वो बहुत ही एक मुश्किल हालात में बच रही हैं। और अस्पतालों का तो पहले तो उपलब्धि नहीं है, और जो उपलब्ध भी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वो अफोर्डेबल नहीं हैं। आप जाएंगे तो क्या करेंगे, सब समझते हैं। उस उन शब्दों को कहना भी ज़िल्लत सी लगती है। तो ये जो कदम था, ये जो फैसला था कि होम्योपैथी पर रहना है, मेरा तो पूरा भरोसा था, लेकिन आपका आत्मविश्वास और आप ने जो डील किया, और उस हालत में डील किया कि जब मैं सोचने समझने की स्थिति में नहीं था, उसके बारे में थोड़ा सा सुनने वालों को, दर्शकों को बताइए। जी देखिए, होम्योपैथी के बारे में एक मिथ्या धारणा ये है कि होम्योपैथी बहुत स्लो है। होम्योपैथी सिर्फ तथाकथित कुछ लक्षणों का उपचार कर सकती है। जैसे बहुत लंबी बीमारी है जिसमें जीवन का खतरा नहीं है, वैसे मामलों में होम्योपैथी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर होम्योपैथी को एक ऐसे सिस्टम के रूप में दुनिया के सामने रखा गया है जिसमें हानि नहीं है तो लाभ भी नहीं है, ऐसी एक राय बनती है, जो मैं एक चिकित्सक के नाते कह सकता हूँ कि उचित नहीं है। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इमरजेंसी मैनेजमेंट में होम्योपैथी की दवाओं को प्रयोग करने को लेकर है। और जितने भी आधुनिक संस्थान हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका जो ट्रेनिंग कोविड-19 को लेकर जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था, मैं उसमें ट्रेंड हूँ। और भी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हैं, उसको लेकर जो भी होम्योपैथी को शामिल करते हुए जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग से मैं गुजरा हूँ। तो मैं आपको बहुत भरोसे से कह सकता हूँ कि अगर एक दक्ष होम्योपैथिक चिकित्सक हिम्मत से अपनी होम्योपैथी के सहारे इस तरह के तमाम रोगों में, महामारियों में अगर वो दृढ़ता के साथ काम करता है तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर चुके हैं। जी शुक्रिया। और लगभग मैं देख रहा हूँ कि 1.5-2 महीने
में काफ़ी सारे लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है होम्योपैथी से। और उसकी एक अच्छी चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि वक्त तो लगा है, 1.5 महीने या 1 महीने या जैसे आपने कहा 3 हफ्ते, लगभग इतने समय के बाद जो लोग ठीक हुए हैं वो पूरी तरह ठीक हैं। मैं आपको पिछले 13 महीने का अनुभव बता सकता हूँ। मैं 2020 के अप्रैल से इस कोविड महामारी के से जूझ रहे लोगों का, उसमें हर तरह के लोग हैं, कुछ बहुत तेज संक्रमण के शिकार थे, कुछ बहुत हल्के संक्रमण के शिकार थे, उन सब का मैंने इलाज किया। तो मैंने महसूस किया कि मेरे जितने भी मरीज थे या मेरे जितने भी मित्र थे जिनका मैंने होम्योपैथिक उपचार किया, वो आज 8-9 महीने बाद भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनमें कोई सेकेंडरी सिम्टम नहीं है, कोई फॉलोअप सिम्टम नहीं है, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो जितनी भी तरह की शिकायतें अभी सुनने को मिल रही हैं, उसमें आप पोस्ट मॉर्बिड सिम्टम्स जितने भी हैं, जोड़ों में दर्द है, शरीर में कमजोरी बनी हुई है, किसी किसी को आंखों की रोशनी कम हो गई है, किसी को मुंह का स्वाद अभी तक नहीं लौटा है, 6-7 महीने के बाद भी वो जी कहते हैं कि मुझे खाने का स्वाद नहीं मिल रहा। जी जी जी। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, और कई लोगों के अंदर तो अस्थायी रूप से विकृति आ गई है। उस तरह की दिक्कतों से कम होम्योपैथी पर जो मरीज रहे हैं वो नहीं, मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात मैं होम्योपैथिक उपचार की मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जो बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से और बहुत दक्षता से प्रयोग में लाने की मांग करती है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम उसमें अपनी भी बिरादरी के लोगों को दोषी मानते हैं कि वो भी बहुत मेहनत नहीं करते। नहीं तो होम्योपैथी, आप देखिए कि पिछले 13-14 महीनों से मैं कोविड मरीजों के बीच में ही हूँ। कोविड वार्ड में भी जाता हूँ, मरीज के घर जाता हूँ जो कोरोना संक्रमित लोग हैं। कोई भेदभाव उस तरह की नहीं रखता। एक सामान्य जो औपचारिक जो प्रोटोकॉल है उसका मैं पालन करता हूँ, डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूँ, मुंह को ढक के रखता हूँ, हाथ, ग्लव्स, ये सब इस्तेमाल करता हूँ, डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावे मैं कोई बहुत डर में नहीं रहता हूँ कि मुझे भी कोविड हो जाए, और संयोग से आज तक मैं बचा हुआ हूँ। तो उसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि अगर थोड़ा सा बीमारी का अनुशासन आप मान लें और उसके उपचार की जो एक प्रामाणिक विधि है, जो प्रामाणिक दवाएं हैं, आप उसका नियमित प्रयोग कर लें और आप जैसे मरीज मिल जाएं जो बिल्कुल संकल्पित हों। हालांकि इस तरह का जो जिसको कहते हैं ना कि कभी-कभी ये इस तरह का संकल्प डरावना भी लगता है, क्योंकि मुझे कई बार परिवार के लोगों ने, मित्रों ने ये कहा कि शायद तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, शायद तुम गलती कर रहे हो, बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि जो मेरा रास्ता है या जो मैंने तय किया है या जो आपने मुझे परामर्श दिया है उसमें कहीं कोई शक और शुबा वाली बात है। जी, मेरे भी अनुभव यही हैं, और जितने भी मरीज़ हैं मैं आपको ज़िक्र कर सकता हूँ। बल्कि आप अगर लोगों से पूछेंगे, मैं उनका आपको डिटेल्स दे दूँगा, आप उनसे बात करेंगे और मुझे खुद भी हैरानी होती है कि ये मरीज़ ठीक हो गया, ये तो ठीक होने की स्थिति में नहीं था। वेंटिलेटर पे लेटे हुए मरीज़ वापस लौटे हैं। घर में ऐसे लोग जो 8-10 घंटे अस्पतालों के चक्कर काट कर वापस लौटे, क्योंकि उनको बिस्तर नहीं मिला, जगह नहीं मिला, और उनको लगा कि हम तो ऐसे ही गाड़ी में ही ख़त्म हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम वापस घर चलते हैं। वो घर आए, घर आकर उन्होंने फिर होम्योपैथिक उपचार लिया, और कई लोगों को ज़रूरत पड़ी तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर डाला, कई लोगों को ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के सहारे, कई लोग तो नहीं मैनेज कर पाए तो नेबुलाइजर के ही सहारे। इस तरह की जुगाड़ का भी इस्तेमाल करके हमने देखा, और अंततः उनकी ज़िंदगी बची। लेकिन जो बची तो वो फिर सलामत बची, फिर उसमें कोई विकृति नहीं है। वो करीब 1-1.5 महीने के बाद वो अपने सामान्य दिनचर्या में वापस लौट आए। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि महंगे अस्पताल में 10-20 लाख रुपए खर्च करके जो कोविड से बच के आए हैं वो अभी भी बिस्तर पे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब, आए दिन ये खबरें आम हैं, मतलब कोई इसमें मैं बहुत कोई ख़ास बात नहीं बता रहा हूँ
कि कोविड के बाद भी जो पेशेंट ठीक हो गए हैं, घर वापस आ गए हैं, हॉस्पिटल थे तो, या फिर घर में भी थे तो वो चलने फिरने लगे हैं, लेकिन उसके बाद के जो ख़तरे बताए जा रहे हैं कि कोई ब्लैक फंगस है या कोई वाइट फंगस है, ये जो इन्फेक्शन है ये लगातार डराए हुए है। और उसके अलावा जो अभी हम सेकंड वेव से गुज़र रहे हैं, फर्स्ट वेव पीछे झेली, फिर सेकंड वेव, अभी थर्ड वेव के ख़तरे बताए जा रहे हैं। तो ये जो दहशत है ये कब तक सताती रहेगी और इससे कैसे उभरा जा सकता है? देखिए, इसको दो तरीके से समझिए। एक तो टेक्निकल तौर पर आप समझ सकते हैं कि हर बीमारी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, और ये महामारी है। जाहिर है कि ये महामारी की जो वजह है वो एक ख़ास किस्म का वायरस है, जो अपने आप में एक नया वायरस है। हालांकि इतना भी नया वायरस नहीं है। 1964 से जिसको कि कोविड सार्स वायरस कहते हैं, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला वायरस, ये सार्स CoV-2 वायरस है। तो ये 64 से ये वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी जो इसका फॉर्म है वो एक अलग किस्म का, इसकी एक उन्नत जाति आप कह सकते हैं ये रेस्पिरेटरी वायरस की, जिसको कि आप कोविड-19 कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस वायरस के शरीर पर असर करने के कारण जो जो दुष्प्रभाव हो सकते हैं वो सब हमको झेलना पड़ेगा। और दुनिया में इस वायरस के इतने सारे वेरिएंट चले गए हैं कि कहीं कुछ कहीं पर इसका सबसे ज़्यादा असर फेफड़े पर है, कहीं इसका सबसे ज़्यादा असर अब आप जिस फंगस की बात कर रहे हैं ये कोई नया नहीं है। ये फंगस जैसे जहाँ भी कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट करता है तो उसके साथ कुछ को एग्जिस्ट करने वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे आपके घर में किचन है तो किचन में फंगस है, आपके फ्रिज में फंगस है, जहाँ भी मॉइस्चर है वहाँ फंगस है। अब सवाल है कि अगर आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो फंगस फैलेगा और वो फिर आपकी सेहत के लिए खतरा बनेगा। ये भी फंगस वैसा ही है। जैसे जो आदमी कोरोना की वजह से ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, अब वो 1 महीने से उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अब वो मान लीजिए कि उसके नाक से अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं, बाईपाइप के सहारे दे रहे हैं या वेंटिलेटर के सहारे दे रहे हैं और उसकी क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं आप, तो वहाँ फंगस जमा होगा और वो फंगस फिर अंदर जाकर इंट्राक्रेनियल, इंट्रा ऑर्बिटल यानी दिमाग में पहुँच सकता है और जाके आपकी ज़िंदगी के लिए दूसरे किस्म से खतरा पैदा कर सकता है। तो ये सब डिजीज़ के कोएग्जिस्टेंस हैं, ये सब डिजीज़ की पैरेलल डिजीज़ हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अब जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सिर्फ आपको ड्राइविंग, क्लच और ब्रेक से गाड़ी चलती है, ऐसा तो नहीं होगा। अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो आप क्या करेंगे ये भी आपको नॉलेज चाहिए, मालूम होना चाहिए। हवा खत्म हो जाए टायर से तो आपको हवा कैसे भरनी है ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो भी इसके साथ चलती हैं और हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमको इन सब डिजीज़, इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनके काउंटर इफ़ेक्ट्स, इन सबको मैनेज अगर हम नहीं करेंगे तो वो बीमारी के अलावा बीमारी से जुड़ी दूसरी बीमारियां आ जाएंगी। ये फंगस वैसी ही बीमारियां हैं, ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। इसको लेकर मैं लोगों से कहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चिकित्सक दक्ष है, मैं होम्योपैथी में कह सकता हूँ कि इस तरह के फंगस के बहुत अच्छे इलाज हैं। मेरे पास 2 मरीज हैं ब्लैक फंगस के और संयोग देखिए कि उसको मैंने डायग्नोस किया, ऐसा नहीं कि वो पहले से डायग्नोस होकर आया। मैंने देखा कि उसके मुंह में कुछ एक अलग किस्म का वाइट फफूंद है, काला काला फफूंद जैसा कुछ जमा है। मैंने पूछा कि आपने ब्रश किया? तो जी ब्रश किया। हमने कहा ब्रश से इसको रगड़िए, ये क्या फंसा हुआ है आपकी जुबान पे पीछे की तरफ, ये क्या है? तो डॉक्टर साहब बहुत दिनों से इसको रगड़ कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल रहा। फिर बाद में जब हमने उसकी जांच कराई तो पता चला वो फंगस है। तो ये बीमारी के साथ दूसरी छोटी बीमारियां जो आती हैं उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर डॉक्टर की जिम्मेवारी ज़्यादा है। अब इस समय क्या हो गया है कि बीमारों की संख्या इतनी ज़्यादा है, डॉक्टरों की संख्या इतनी कम है कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज पर समय देने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं है। वो बस उसको देखा, फटाफट दवाई लिखा और उसको हटाया। अब मरीज की ठीक से जांच होगी तब तो पता चला है कि अच्छा इस मर्ज के साथ ये भी मर्ज चिपका हुआ है, ये मर्ज तो ठीक हो गया, वो मर्ज जो है उसके लिए जानलेवा बन गया। तो ये एक अहम सवाल है और मुझे लगता है इसमें लोगों को भी अपनी तरफ से कुछ सामान्य ज्ञान रखना चाहिए और मुझे लगता है मीडिया के माध्यम से ये बात बताया जाना चाहिए कि एक मरीज को बुनियादी रूप से क्या क्या जानना चाहिए, कैसे वो अपनी बीमारी के तीव्रता को कम कर सकता है, कैसे वो अपनी बीमारी को जटिल होने से बचा सकता है, कैसे वो अपनी बीमारी के
पूरे ड्यूरेशंस को रिड्यूस कर सकता है। जैसे जिस बीमारी से ठीक होने में आपको 1 महीना लगता है, अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो आप उससे 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये बहुत अहम चीज़ है जिसकी तरफ मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान खींचा जाना चाहिए। बिल्कुल सच बात है। और आज की इस बातचीत के पीछे जो उद्देश्य है वो भी यही है कि लोगों तक उस बीमारी के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है, ऑडियो विजुअल माध्यम, के जो ज़्यादा लोगों तक फैलता है और ज़्यादा लोगों को समझ में आता है सीधे सीधे। इसीलिए मैंने आज सोचा कि अपने जो अनुभव हैं वो लोगों के साथ साझा करूं और आपके माध्यम से उनको क्या बेहतर परामर्श हो सकता है, वो कैसे बच सकते हैं और कैसे अपना इलाज बहुत पैसा खर्च करने के बजाय बहुत कम संसाधनों में कर सकते हैं। वो जो अभी आपने जिक्र किया कि लाखों रुपए के जो हॉस्पिटल के बिल हैं, कई परिवार तो आर्थिक तौर पर दिवालिये हो गए अपने जैसे परिवार को बचाने के चक्कर में, मैं और आपकी परिवार को भी नहीं बचा मैं पाए। आपकी बात को बढ़ाता हूँ, आपकी बात को काटते हुए, आप अपने इलाज पर कितना खर्च किए अभी तक? मुझे तो मतलब याद नहीं है कि डॉक्टर साहब ने मुझसे कभी कोई फीस ली नहीं, है। डॉक्टर साहब की फीस मान लीजिए दे भी दी जाए, चलिए डॉक्टर साहब की फीस 2000-4000 रुपये हाँ, होगी, हाँ। हाँ, मान लीजिए कि फीस दे दी जाए, तो डॉक्टर साहब ने एक बार फीस ले ली होगी। जी जी जी। आपने नहीं दिया, डॉक्टर ने आपसे नहीं लिया, वो अलग बात है। तो अगर यही इलाज 15 दिन आप किसी बड़े अस्पताल में एडमिट होते तो ये 10-15 लाख रुपए होते। आप जी। कल्पना कीजिए। तो सबसे पहली बात कि होम्योपैथी को इसलिए भी अपनाने की ज़रूरत है और एक अच्छे होम्योपैथ के साथ इसलिए भी जुड़ने की ज़रूरत है कि एक तो आप अपनी इकोनॉमी बचाएंगे, और कोरोना काल में ये बहुत मुश्किल है कहना कि अगले 5 साल या 10 साल तक आपकी इकोनॉमी वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। ये बहुत ये बड़ा और जटिल डरावना सवाल, डरावना सवाल भविष्य है। मुझे दिख रहा है। इसलिए भी मुझे लगता है कि इस दौर में जब आदमी मुसीबत में हो और जेब उसकी ढीली हो, पिछले 1 साल से उसके काम धंधे बंद हों, बिल्कुल। ऐसे में एक आदमी जो भी अपनी जमा पूंजी की थोड़ी बहुत रकम भविष्य के लिए रखा होगा वो भी अस्पताल को दे आया, अब तो उसको खाने के लाले पड़ेंगे। तो मैं विनम्रता से ये निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि एक तो आप एक अच्छे होम्योपैथ के साथ जुड़कर होम्योपैथी चिकित्सा में भरोसा कीजिए, अच्छे होम्योपैथ के साथ मिलकर अपनी बीमारी साझा कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका इलाज होम्योपैथी में हो जाए। यकीन मानिए महंगा से महंगा डॉक्टर भी आपके इलाज पर 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करवा पाएगा पूरे इलाज पर, और 10,000 रुपये उस हिसाब से जहाँ 15 लाख खर्च होंगे वहाँ 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है। और मेरे जैसा चिकित्सक मिल जाए तो संभवतः 400-500 रुपये के इलाज में ही आप ठीक हो बिल्कुल जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात कि ठीक होने के बाद जो शरीर की रिकवरी है जितनी फास्ट होती है होम्योपैथी में, आप सामान्य रूप से मुझे लगता है कि 4-5 दिन पहले आप ठीक हो चुके हैं, जी तो जी। आज आपने घर में सामान्य खाना खाया होगा, बिल्कुल दाल चावल खाया होगा, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ऐसे कई मरीजों को जानता हूँ जो 2 महीने अस्पताल में रह के आए, आज भी वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, आज भी उनका रेस्ट्रिक्टेड डाइट है, आज भी उनको चिकित्सक और पैरामेडिक्स स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, बिना पैरामेडिक्स सपोर्ट के वो रह नहीं पा रहे हैं। तो उससे आप बच सकते हैं इस दौर में। और जो अहम बात कि आपको क्या करना चाहिए, आप मेरा क्या संदेश है आप तमाम उन लोगों के लिए, मेरा संदेश बहुत साफ है कि आप एक तो इस सिस्टम के बारे में मिथ से बाहर निकलिए, इस सिस्टम की वैज्ञानिकता यानी होम्योपैथी की वैज्ञानिकता को समझिए, अच्छे चिकित्सक से मिलिए, अच्छे चिकित्सक से परामर्श लीजिए, उनकी सलाह को पूरी तरह मानिए और डॉक्टर को अच्छी रिपोर्ट कीजिए, उनको पूरी तरह से अपनी बात बताइए। कभी कभी क्या होता है कि हम डॉक्टर से पूरी बात नहीं कर पाते, आप अपने डॉक्टर को खुल के अपनी बात बताइए, वो जो जानना चाहते हैं सब बताइए, और उसके बाद जो उपचार आपको दिया जा रहा है आप उस उपचार को अपनाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, तीव्र से तीव्र रोगों में, खास करके कोविड-19 में, जहाँ पर कि मुश्किल से 5-10 मिनट में मरीज की जान चली जा सकती है। मैंने अपने परिवार में नौजवान लड़के को इसी 1-2 हफ्ता पहले उनके प्राण खोते हुए मैंने देखा है। 10 बजे मेरी उनसे बात होती है और 12:30 बजे उनकी मौत हो जाती है। क्यों हुई? क्योंकि वो ठीक से समझ नहीं पाए अपने आप को। एक टर्म है कोविड-19 में हैप्पी हाइपोक्सिया, यानी कि आपके अंदर बहुत बुरे सब कुछ बुरा चल रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप सोचिए कि इस महामारी में इस तरह की सिम्टम्स हैं, इसमें फंगस के सिम्टम्स हैं जो आपको पता नहीं चलता, और धीरे धीरे वो आपकी जान
को जान का खतरा बन जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप होम्योपैथी जैसे सुलभ वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को अपनाइए। एक अच्छे योग्य जानकार चिकित्सक के परामर्श में रहिए, उनकी हर हिदायत को मानिए और परहेज कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर आपको बहुत कम भोजन पे रहना पड़े तो रहिए। पथ्य जो बीमारी के हिसाब से जो डाइट्स होते हैं उसको डॉक्टर के द्वारा बताए जाने पर आप उसको पूरी तरह पालन कीजिए। निश्चित रूप से आप ठीक रहेंगे, आपकी इकोनॉमी ठीक रहेगी और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप पर्यावरण, प्रकृति को भी आप बचाएंगे। इसमें कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो दवा प्रकृति का नुकसान करती है, लेकिन जो एलोपैथी की सारी दवाइयाँ हैं उसका प्रकृति का भी उससे नुकसान होता है। स्टेरॉइड्स हैं जो ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये फंगस वगैरह की जो बात आप सुन रहे हैं, ये भी सामने आप पढ़ रहे होंगे कि स्टेरॉइड्स के ज़्यादा उपयोग से फंगस डेवलप हो रहा है। आप ये भी सुन रहे होंगे कि बहुत लंबे समय तक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज किया जा रहा है उसमें जो पानी डाला जा रहा है वो पानी सामान्य पानी है। लोग इतना केयर नहीं कर पाते कि उसमें फिल्टर्ड वाटर डालना है, उसकी वजह से भी फंगस डेवलप हो रहा है। तो ये सारी परिस्थितियों से बचा जा सकता है बशर्ते कि आप एक निरापद सिस्टम, बहुत ही प्रामाणिक जो सिस्टम है होम्योपैथी, उसके सहारे आप अपने आप को चलाते हैं। लेकिन हाँ, अंधभक्त मत बनिए। आपकी स्थिति जब नाजुक हो तो वैसे समय में अगर एलोपैथी की ज़रूरत होती है तो उसका भी सहारा लीजिए। आपके चिकित्सक में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो ये तय कर सकें कि यह केस इमरजेंसी का है और इस समय इनको इमरजेंसी सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादातर मामलों में अगर होम्योपैथी का उपचार लिया जाता है तो इमरजेंसी की स्थिति तक पहुंचने की नौबत नहीं आती और आप उसके पहले ही ठीक हो जाते हैं। ये अलग बात है कि आपने भी 10 दिन, आप खुद ही कह रहे हैं कि 10 दिन मैं बेहोश था, मुझे पता ही नहीं, मुझे उसके पता बाद नहीं। जी, उसके बाद फिर आपकी चेतना लौटने लगी, फिर आप का बुखार कम होने लगा, आपकी पट्टी करते रहे। मैंने ये भी बताया था कि अंदर और बाहर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वो उनको मैंने समझा दिया था। तो थोड़ी थोड़ी देर पर ग्लूकोज का पानी पीते रहें अगर आपको शुगर नहीं है, हाँ? और शरीर को गीला रखें। तो ये सब चीज़ें आपने की और इसीलिए आप ठीक हुए हैं और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे और आगे कभी हल्की फुल्की बुखार और इस तरह की दिक्कत आएगी तो आप होम्योपैथी को अपनाएंगे। और मुझे लगता है कि ये संदेश इस देश के लोगों को काफ़ी मदद करेगा और इससे न ये सिस्टम आगे बढ़ेगा बल्कि लोग स्वस्थ रूप से अपना लंबा जीवन जी पाएंगे, मुझे उम्मीद है। दोस्तों, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए ये बात तो सच है कि अपने आप को ज़्यादा समझदार और ज़्यादा समझ के साथ फैसले लेने वाला बनाना पड़ेगा। आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये आप पर है। सही जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है। डॉक्टर ए के अरुण जो होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उन्होंने इतना कीमती समय अपना निकाला है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और दोस्तों, इसका लाभ आप भी उठाएं और इसे जहां तक पहुंचाएंगे शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाएगा। और जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो नीचे मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, वो जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।